हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है घोंसला, तो बोली भरना पड़ता है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना होता है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं साइंस की, और साइंस में हम बात करेंगे विद्युत की। हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत क्या होती है, ठीक, विद्युत आवेश क्या होते हैं, विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध और ओम का नियम, इन सबको हम पढ़ते हुए प्रतिरोधों का संयोजन तक पढ़ के अपनी क्लास को समाप्ति देंगे, अपनी क्लास को विराम करेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है, अर्थात विद्युत में आवेश कितने प्रकार के होते हैं। हमारे साथ में बने रहिए आप लोग। करें विद्युत आवेश, तो सबसे पहले आवेश की हम अगर बात करें तो एक बात हमारे साथ में आप लोग समझ लेना कि जितनी भी चीज़ें होती हैं धरती पे, इस धरती पे जितनी भी चीज़ें उपलब्ध हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती हैं। किस किस चीज़ से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती हैं सभी चीज़ें, चाहे मेरा शरीर हो, चाहे आपका शरीर हो, चाहे मेरी वॉच हो, चाहे मेरी रिंग हो, चाहे मेरा चश्मा हो। इसमें कौन कौन से मौलिक कण उपलब्ध रहते हैं? 3 मौलिक कण उपस्थित रहते हैं हर जगह पे। कोई भी चीज़ हो धरती पे, कोई भी चीज़ हो, देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक, ये 3 चीज़ें हर जगह पे उपस्थित रहती हैं। अब अगर हम बात करें तो कोई जैसे एक कण होता है जिसको आपने परमाणु और अणु, पिछली कक्षाओं में ही आपने पढ़ लिया होगा, अच्छे से जानते होंगे कि परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है। तो जो परमाणु होता है इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या किया करता है? राउंड किया करता है, चारों तरफ गोल गोल घुमा करता है, ठीक। कोई भी चीज़ें हो हर जगह पे, हमारा शरीर हो या आपका शरीर हो या मिट्टी हो, किताब हो, कैमरा हो, कोई भी चीज़ हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 चीज़ें हर किसी में पाई जाती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या कम होते हैं, ठीक। एक पास में 2 वस्तुएं लाते हो तो इसमें कम है इलेक्ट्रॉन, इसमें ज़्यादा हैं, तो इधर से इधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ज़्यादा से कम में जा रहे होते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर एक गुण उत्पन्न होता है जिसको कहते हैं चुंबकीय गुण या विद्युतीय गुण। विद्युतीय गुण या चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं कब? जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, याद कर लेना, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश की बात की जाए तो आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आप लोग याद कर लेना, ठीक। अब अगर हम बात करें विद्युत आवेश क्या होता है, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो उस पदार्थ में एक गुण उत्पन्न होता है जिसको हम कहते हैं चुंबकीय गुण या फिर कह देते हैं विद्युतीय गुण, ठीक। 2 प्रकार के गुण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मेरे पास पेन है, ठीक, ये मार्कर है, इसको अगर हम अभी क्या कर दें, आवेशित कर दें, इसको बाल में रगड़ लें, फिर देखो ज़मीन से चीज़ों को खींचना शुरू करता है, और जब तक इसके पास इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक, हम इसमें ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं बाहर से, तब तक ये खींचेगा नहीं, ठीक। ये सब चीज़ें होती हैं, तो या फिर चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा या फिर विद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत आवेश क्या होता है तो आप लोग याद कर लेना, जितनी भी वस्तुएं हैं इसमें कभी कभी इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होते हैं तो गुण उत्पन्न होता है, या चीज़ों को एक खींचना शुरू कर देगा या खुद दूसरे की तरफ पहुंचना, मतलब खींचा चला जाएगा, ठीक, या खुद खींचेगा किसी को या खुद चला जाएगा किसी की तरफ। तो ऐसा गुण जो होता है इसी को विद्युत आवेश कह देते हैं। अब आवेश की अगर बात की जाए तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? खूब पूछा जाता है बेटा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और आवेश को लिखते कैसे हैं? क्यू से लिखते हैं। आ से आवेश, आ से अदिश। आवेश कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, याद कर लेना, आ से आवेश और आ से अदिश। आवेश एक अदिश राशि है, ठीक। अगर और बात की जाए तो कोई पदार्थ जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। कोई पदार्थ है, जैसे ये पदार्थ का हमने एक
परमाणु बनाया था तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही यहाँ पर प्रोटॉन होंगे। मान लिया इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर 20 थे तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 20 ही होंगे, पर न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। ठीक, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर रहते हैं पर न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, याद कर लेना आप लोग। इसके बाद में अगर बात करें हम, आपके क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में कि विद्युतीय क्षेत्र का क्या होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? विद्युतीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है किसी परिपथ के चारों ओर, वह क्षेत्र जहाँ पर हमें आवेशों का अध्ययन हो, आभास हो, अध्ययन कर सकें। ठीक, याद कर लेना विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, किसी परिपथ के चारों ओर। परिपथ क्या होता है? परिपथ माने होता है जिसमें करंट जा रहा है, अर्थात जिसमें आवेश जा रहे हैं, विद्युत जा रही है, उसे परिपथ कहते हैं। जैसे तार होते हैं, जैसे देखो वायर लगा है, ठीक, तो ये परिपथ है। तो परिपथ के चारों ओर का वह स्थान जहाँ पर हमको आभास हो कि यहाँ पर क्या है, आवेश हैं, ठीक, उसे कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र। याद कर लेना किसी परिपथ के चारों ओर का वह स्थान जहाँ पर विद्युत आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके। अर्थात कोई वायर है, ठीक, ऐसे तार है, अब तार के पता लग रहा है यहाँ तक हम अध्ययन कर रहे हैं कि यहाँ तक इधर करंट है, इधर यहाँ तक करंट है, तो यही हो जाता है विद्युतीय क्षेत्र। ठीक, ये वाला इतना क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र है, ये हमारा बीच में वायर था। ठीक, याद हो गया आपको। अब अगर बात की जाए तो विद्युत आवेश के प्रकार कितने होते हैं? विद्युत आवेश कई प्रकार का होता है, अर्थात विद्युत के तार कई प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। एक प्लस का तार होता है, एक माइनस का तार होता है, आपने देखा होगा। एक लाल होता है, एक काला होता है। ठीक, 2 प्रकार के आवेश होते हैं, तो दोनों अलग अलग तार में जाते हैं, प्रवेश करते हैं और आगे प्रवाह करते चले जाते हैं। तो ऋणात्मक आवेश होता है एक, और एक धनात्मक आवेश। विद्युत में कितने आवेश होते हैं? 2 आवेश होते हैं। अब ऋणात्मक आवेश क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं जिस तार में, वो ऋणात्मक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ऋणात्मक। माइनस का कहा जाएगा, अर्थात जहाँ पर ज़्यादा है उसको अगर छुओगे तो क्या करेगा? फेंकेगा कि चिपकाएगा, क्या करेगा? और धनात्मक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो खींचता है, चिपकाता है कि तुम्हारे शरीर से इलेक्ट्रॉन ले लें। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं माइनस वाले के पास में, वो आपको चिपकाता नहीं, सॉरी, वो फेंकता है आपको। क्या करेगा? वो फेंकेगा आपको, क्योंकि उसके पास पहले से ज़्यादा हैं। वो क्या करेगा? वो नहीं लेगा आपसे। ये चीज़ें याद कर लेना। जो विद्युत आवेश होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक। ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, धनात्मक होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे। याद कर लेना, जिसके पास ज़्यादा है वो खूब बांट रहा है, और जब बांट रहे हो तो एक दिन रेडी हो जाओगे, गरीब हो जाओगे। जिसके पास धनात्मक कौन होता है? जो दूसरों से ले रहा है, ठीक, ले वही रहा होगा जिसके पास कमी होगी। तो ठीक, आप लोग याद कर लेना विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक। ठीक, यहाँ तक समझ में आपकी क्लास आ गई होगी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं विद्युत धारा क्या होती है। देखो यहाँ पर हमने बताया कि विद्युत क्या होता है, जो आवेश होते हैं यही विद्युत होते हैं। अब धारा क्या होती है? धारा होती है जहाँ पर आवेश क्या हो? बहने लगें। आपने देखा होगा जैसे नाली है और नाली में एक पानी बह रहा है, नाली में क्या हो रहा है? ये पानी बह रहा है, तो कहोगे धारा है। क्या कहोगे? ये धारा हो गई। और एक ऐसे गोल गोल गड्ढा बना हुआ है, इसमें पानी केवल भरा हुआ है, तो क्या इसमें धारा कहीं जाएगी? नहीं। इसी तरीके से याद कर लेना, जैसे एक ये होते हैं आपके सेल होते हैं, उसमें विद्युत होती है पर विद्युत धारा नहीं होती है। जो वायर होते हैं, तार, इनमें धारा प्रवाहित होती है। ठीक, याद कर लेना विद्युत धारा क्या होती है? जब ये आवेश किसी चालक तार में बहने लगते हैं तब धारा बन जाती है। ठीक, और वैसे धारा नहीं होती है, वैसे केवल विद्युत कहा जाएगा कि ये विद्युतीय क्षेत्र है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलो दोस्तों, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि विद्युत विभव क्या होता है। तो विद्युत धारा आप लोग देख लीजिए मेरे साथ में। विद्युत धारा क्या होती है? किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह की
दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। हमने अभी बताया था अगर करंट स्थित है तो विद्युत है, जब बहेगी तभी तो धार बनेगी ना, धार। तो जब आवेश बहने लगते हैं किसी चालक तार में, ठीक, चालक तार होता है जिसमें करंट बढ़िया से चल सके, उसको चालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, चालक है नहीं, चालक है। ऐसी चीज़ चालक होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन बढ़िया से चल सकें, ठीक। तो विद्युत धारा जो होती है इसका मापन काहे से होता है? अमीटर से। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो अमीटर क्या होते हैं। अमीटर से इसकी धारा की माप होती है। और जो अमीटर होते हैं इनको सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सदैव सीरीज बना के जोड़ा जाता है अमीटर को, ठीक। क्रम दो प्रकार से होते हैं, आगे अभी बताएंगे, श्रेणी क्रम और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ठीक। तो इसका मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का? विद्युत धारा का मात्रक खूब पूछ लेते हैं, याद कर लेना। या एम्पियर कह दो आप, या कूलाम पर सेकंड कह दो। देखो हमने बताया था I बराबर Q बटे टी, I बराबर Q बटे टी। Q होता है कूलाम, क्या होता है बेटा? कूलाम होता है। टी होता है समय, ठीक। तो याद कर लेना विद्युत धारा जो होती है एम्पियर, विद्युत धारा जो होती है उसको एम्पियर कह दो, या फिर इसका मात्रक कूलाम पर समय होता है, ठीक। समय जो होता है इसको कहते हैं सेकंड, कूलाम पर सेकंड होता है। अब अगर बात करें विद्युत विभव क्या होता है, तो विद्युत विभव की बात करें। विभव क्या होता है? विभव एक प्रकार का कार्य होता है। क्या होता है भैया? विभव एक प्रकार का कार्य होता है। देखना भी आप लोग सिंपल वे में समझ जाओगे। कैसा कार्य होता है? किसी धनावेश को अनंत से, जैसे कोई तार है इससे, ठीक, ये क्या हो गया? तार है। अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ से इसको यहाँ तक, इस परिपथ में किसी भी बिंदु पर यहाँ तक मान लिया लाना है, इसको, इस वाले को उठा करके यहाँ तक लाना है। तो जितना कार्य किया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जितना कार्य किया जाएगा, जितना कार्य किया जाएगा वही विद्युत विभव होगा। तो आप लोग इसकी परिभाषा देख सकते हो। किसी धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। इसमें कहीं भी ले जा रहे हो तो जो कार्य किया जा रहा है, याद कर लेना। जब किसी धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर ले जाया जाता है तो जो कार्य किया जाता है वही विद्युत विभव होता है। देखो, किसी धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर लाने में जो कार्य किया गया है वही कार्य क्या होता है? विद्युत विभव होता है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है जूल पर कूलाम। इसका मात्रक होता है जूल पर कूलाम। और कार्य का मात्रक भी होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। याद कर लेना, बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक। एसएससी जीडी परीक्षाओं में खूब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरी क्लास से। तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए व्यूवर्स हों हमारे, ठीक। बहुत ही अच्छी क्लास हम ले रहे हैं। यहाँ पर इसका मात्रक वोल्ट भी होता है। देखो, विद्युत विभव क्या होता है? किया गया कार्य, अनंत से किसी बिंदु पर ले जा रहे हो विद्युत क्षेत्र के, तो जो कार्य किया जा रहा है वो हो गया विद्युत विभव। इसका मात्रक क्या हमने बताया? इसका मात्रक बताया जूल पर कूलाम, या फिर वोल्ट कह दो, वोल्ट। जैसे कहते हैं इतने वोल्ट, उतने वोल्ट, 250 वोल्ट, ठीक। तो वो चीज़ होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं विद्युत विभवांतर क्या होता है, ठीक। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर सेम होते हैं। विभव और विभवांतर सेम होते हैं। जैसे यहाँ पर मान लिया 250 वोल्ट थी विद्युत, ठीक, और यहाँ पर हो गई 260 वोल्ट, तो बीच का जो अंतर होता है यही विभवांतर कहलाता है, ठीक। 10 आ जाएगा विभवांतर, क्या आ जाएगा? 10। इसका वी होता मात्रक। अब विभवांतर की बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलो दोस्तों, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या होता है? अभी हमने बताया विद्युत विभवांतर भी एक प्रकार का कार्य होता है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। जैसे आवेश कोई होता है उसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही विद्युत विभवांतर भी होता है, ठीक। इसकी अगर बात करें तो इसका मापन जो होता है वो वोल्ट मीटर से होता है। विद्युत विभवांतर काहे से मापा जाता है? वोल्ट मीटर। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो वोल्ट मीटर क्या होता है, ठीक। इसको हमेशा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अच्छा, अमीटर को कैसे जोड़ते थे अभी हमने बताया? श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में, ठीक। अब अगर बात करें विद्युत प्रतिरोध की, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? देखो लिखा है प्रतिरोध। प्रतिरोध माने एक ऐसी चीज़ होती है जो आपका विरोध करे।
विरोध कैसे करता है? जैसे आप कोई काम कर रहे हो उसको मना कर रहा, आप कोई मेढ़ बना रहे हो, कहता है नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से बनाओ, ठीक। आप वहाँ जा रहे हो, वहाँ मत जाओ, उधर जाओ, ठीक। तो इस तरीके से जो आपका विरोध करे, ठीक। जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो कह रहा है ठीक है करे रहो, हम बताएंगे घर पे, ठीक। तो जो विरोध कर रहा वो है आपका प्रतिरोधी। तो प्रतिरोध क्या होता है विद्युत का? विद्युत का प्रतिरोध होता है किसी भी चालक का वह गुण है प्रतिरोध जो उसमें बहने वाले आवेश का विरोध करे। अब करंट फ्लो हो रहा है, किसी तार में करंट जा रहा है, धारा बह रही है, और वहाँ पे रोक टोक कोई लगाए है, बढ़िया से बहने नहीं दे रहा है, तो इसी को कहते हैं प्रतिरोध। जैसे कोई तार है, इसमें बढ़िया करंट जा रहा था, अब यहाँ पर पता लगा आपने 100 वाट का बल्ब लगा दिया। अब 100 वाट का बल्ब कहता है पहले मेरे पास आओ आवेश, तब आगे जाओ, ठीक। तो ये बताओ रोक टोक लगा रहा है ना, वहाँ नहीं जाने दे रहा है फ्रिज के पास में। अब बल्ब से पहले आवेश मिलेगा तब फ्रिज के पास जाएगा। तो जब ये उत्पन्न होता है ना प्रतिरोध, मतलब विरोध करने वाले लोग ही प्रतिरोध कहलाते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इसको तो प्रतिरोध का अगर हम बात करें तो ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है भैया? प्रतिरोध एक अदिश राशि है। इसका फार्मूला होता है रेजिस्टेंस बराबर V/I। V क्या होता है जानते हो आप लोग? देखो ये तो हो गया प्रतिरोध, ये क्या हो गया? प्रतिरोध हो गया, ठीक। और I क्या होता है? V ये ऊपर लिखा है। V क्या होता है? अभी बताया था विभवांतर। क्या होता है ये? विभवांतर। ये हो गया विभवांतर। I क्या होता है? I होता है विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत धारा, ठीक। तो बताओ आप लोगों को इतना पता हुआ कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध होता है जो आपका विरोध करे, ठीक। जैसे आवेश बह रहे हैं, इसमें कोई रोक टोक लगाए हैं, ठीक। जैसे बल्ब लगा दो, LED लगा दो, टीवी लगा दो, LCD लगा दो, ये सब चीज़ें प्रतिरोध होती हैं, ठीक। अब क्या होता है प्रतिरोध की अगर हम बात करें, इसका फार्मूला होता है V/I। V/I। V का मतलब क्या होता है? V का मतलब होता है विभवांतर। I का मतलब क्या होता है? I का मतलब होता है विद्युत धारा, ठीक। और एक अदिश राशि है प्रतिरोध। कैसी राशि है? अदिश राशि। अब इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट पहले लीजिए आप। तो चलो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं कि विद्युत परिपथ क्या होता है। ये वाला विद्युत परिपथ क्या होता है? देखो परिपथ क्या होता है? जिस भी पथ से आवेश गुजर रहे हैं, विद्युत गुजर रही होती है, उसी को परिपथ कहते हैं, ठीक। विद्युत परिपथ क्या होता है? एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा चालक जिस पे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, उसको विद्युत परिपथ कहा जाता है, ठीक। वे कारक, अब हम इसके बाद बात करने जा रहे हैं वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। अर्थात कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि प्रतिरोध जो जा रहा, मतलब प्रतिरोध है उत्पन्न हुआ, वो कम या ज़्यादा होता है किसी कारणों के कारण, वो हम बात करने जा रहे हैं। पहला होता है लंबाई। अगर लंबाई किसी चालक की बढ़ा दी जाए, कोई तार है उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए, तो प्रतिरोध क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। जैसे छोटा सा तार था और बैटरी से तुमने लगा लिया, वो बल्ब जो लगाए हो रात भर जलता रहेगा, रात भर जल रहा है। फिर आपने क्या किया? वही छोटी सी बैटरी है और तार की लंबाई बढ़ा दी, 10 मीटर कर ली, अब बल्ब आगे लगाए हो जा करके, तो वो आधी रात जल रहा है। फिर एक बार होता है वही सेल रखो, उतना ही चार्ज है, अब की तार कर दिया हमने 50 मीटर और आगे बल्ब लगा दिया जा करके, तो प्रतिरोध ज़्यादा मानेगा और 2 ही घंटे में डाउन हो जाएगी बैटरी। इसको कहते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर लंबाई बढ़ाई जाएगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर कोई तार की लंबाई, जैसे यहाँ पे जनरेटर चला रहे हो अपने घर पे और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तार जोड़ के ले जाओ और वहाँ पे बल्ब लगाओ जाके, तो बहुत धीरे धीरे से वहाँ आवेश पहुँचेगा, बहुत कम जलेगा। और वही तार खोल दो और घर वहीं पे जनरेटर के पास में लगा लो बल्ब, तो खूब तेज़ जलेगा, ठीक। ये देखा होगा आप लोगों ने। जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जो होता है प्रतिरोध क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर कोई तार आपके पास में है, तार की लंबाई कम करो, मोटाई बढ़ा दो। जैसे ये तार है, ये इतना लंबा है, हमने इसको पीट पीट के चादर बना दी ऐसे ना, पतली थाली के नुमा। अब जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे इस तार में, तो क्या होगा? तो प्रतिरोध कम मानेगा, ठीक। अगर इसमें हम ऐसे 2 तार हैं प्लस माइनस, ठीक। अब इसमें हम जोड़ रहे थे बल्ब, ये चल रहा था आधा घंटा, अब इसकी लंबाई कम कर दी हमने, ठोक के इसको ऐसे चौड़ा एक थाली टाइप में दोनों को बना दिया चौड़ा। अब क्या करेंगे? अब जब
प्रवाहित करेंगे धारा, तो अगर वो पहले 2 घंटे जल रहा था बल्ब तो अब जलेगा 4 घंटे, समझ रहे हो। अर्थात जो क्षेत्रफल होता है इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल अगर कम करोगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ा दो तो प्रतिरोध कम हो जाता है। ताप जो होता है इसका अनुक्रमानुपाती होता है। कोई भी चीज़ का ताप बढ़ा दो तो उसमें जो होता है ये प्रतिरोध, ये क्या होता है, ये बढ़ जाता है। आपके पास ये वायर है, तार है, इसमें यहाँ पे लगाया हुआ बैटरी से यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ, बढ़िया करंट जा रहा है। अब इस तार को नीचे से गर्म करने लगो तो ये बल्ब जो है ये बहुत कम ही समय में जल पाएगा। मतलब वैसे 2 घंटे जल रहा था, जब गर्म कर रहे हो तो 1 घंटे ही जल पाएगा। ठीक, ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होता है। अगर तार ठंडे रहते हैं तो वो हमारी जो विद्युत धारा है वो कम खर्च होती है, आवेश कम खर्च होते हैं। ठीक, इसीलिए कहा जाता है अगर ताप बढ़ा दिया जाए ना, ताप बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ठीक, इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं ओम का नियम क्या होता है। बहुत सिंपल तरीके से हम आपको समझाएंगे ओम का नियम। देखो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं ओम के नियम की। ओम के नियम की, इसको कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ ये कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोग यहाँ पे स्टार लगा लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ बोर्ड परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ओम्स लॉ ये कहता है कि यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए, जैसे ये चालक तार है, इसमें आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, इसके भौतिक जो गुण हैं इनमें बदलाव ना किया जाए, जैसे ताप, दाब और लंबाई, ये चीज़ें अगर इसकी ना बदली जाएं तो इनके सिरों के बीच का विभवांतर जो होता है, देखो आपसे कह रहा है सिरों के बीच का विभवांतर जो होता है और इसमें बहने वाली धारा जो होती है, धारा आई, उसका अनुपात एक नियत रहता है, अनुपात कभी नहीं बदलता है। बताओ ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है यदि किसी भी चालक तार के भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए, जैसे ताप, दाब और लंबाई में, तो इनके सिरों के बीच का विभवांतर, इनके सिरों के बीच का विभवांतर और इसमें बहने वाली धारा, इसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। ठीक, बस कुछ नहीं है, का अनुपात सदैव नियत रहता है। याद कर लो, किसका किसका? धारा का और विभवांतर का। अगर इसमें कुछ बदला ना जाए तो, अगर बदला ना जाए तो क्या नियत रहता है? इसमें नियत रहती है धारा, ठीक, और जो विभवांतर है, विभवांतर, धारा और विभवांतर का अनुपात नियत रहता है। बस ये ओम का नियम होता है। देखो लिखा है यहाँ पर हमने, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई ना बदली जाएं तो इनके सिरों के बीच का विभवांतर और इसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। एक फार्मूला होता है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपके बनते हैं, आगे हम न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। V बराबर आई आर क्या होता है? V का मतलब होता है विभवांतर, क्या होता है? विभवांतर। I का मतलब होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा, और R का मतलब होता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। देखो R का मतलब प्रतिरोध और I का मतलब विद्युत धारा और V का मतलब विभवांतर, विभवांतर बराबर IR। देखो प्रतिरोधों का संयोजन, अगर हम बात करें कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे हम करते हैं, तो प्रतिरोधों का संयोजन हम करते हैं 3 तरीके से। कितने तरीके से? 3 तरीके से। अर्थात जो हम लोग फ्रिज, टीवी, कूलर, अलमारी, घर में जो भी लाइट से चलने वाली चीज़ें हैं उनको जब हम जोड़ते हैं तो कितने तरीके से जोड़ सकते हैं? 3 तरीके से। या फिर हम कर दें, देखो 3 तरीके कौन होते हैं? एक होता है, देखो आप लोग, एक होता है श्रेणी क्रम जिसको हम सीरीज कहते हैं, एक होता है समानांतर क्रम, समांतर क्रम जिसको कहते हो समांतर क्रम, एक होता है मिश्रित क्रम। श्रेणी क्रम का प्रतिरोध ज़्यादा आता है। श्रेणी क्रम क्या होता है? श्रेणी क्रम होता है, जैसे आपने देखा होगा फार्मूला लिखा होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऐसे ऐसे डॉट डॉट, मतलब जित प्रतिरोध अगर आपको निकालना है श्रेणी क्रम का तो सभी को आपस में ऐड कर लो। समांतर क्रम का क्या प्रतिरोध होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस ऐसे 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 करके। ठीक, तो समांतर और
श्रेणी क्रम को जब जोड़ देते हैं तब मिश्रित क्रम बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ओम का नियम हमने बताया और यहाँ पर हमने बताया V बराबर IR फार्मूला जो आगे आपको काम देगा। प्रतिरोधों का संयोजन हम 3 तरीके से करते हैं, ठीक। श्रेणी क्रम क्या होता है, जब सीरीज जोड़ते चलें। जैसे अगर कोई प्लस तार, जैसे ये बल्ब है, विद्युत बल्ब, इसका यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, तो इस वाले में क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस हम जोड़ देंगे, इसमें प्लस जोड़ देंगे, ठीक, इस वाले बल्ब की, और यहाँ माइनस निकाल देंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, जो अगला बल्ब लेंगे हम, उसका यहाँ पर प्लस जोड़ देंगे और यहाँ पर उसका माइनस निकल गया, ठीक। इस तरीके से श्रेणी क्रम होता है। और समांतर क्रम क्या होता है, समांतर क्रम होता है जब दोनों तार साथ में चलें, ऐसे ऐसे, ठीक। अब यहाँ एक को जोड़ा, फिर यहाँ पर जोड़ा, फिर यहाँ पर जोड़ा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, अर्थात प्लस और माइनस लास्ट तक दोनों तार जाते हैं। और इस वाले में एक वायर आता है, एक वायर आता है, ठीक, और एक वायर डायरेक्टली चलता है, उससे नहीं मतलब होता, वो बाद में जोड़ दिया जाता है, ठीक। तो इस तरीके से सीरीज बनती है और समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं ये चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद, जय भारत।